आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हफीज जालंधरी ने लिखा था, पाक सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। न हम पाक रहे, न जमीन रहने दी गई, और सर तो कंधों पर सलामत हैं मगर झुके हुए। और किश्वरे हसीन कब की गमगीन हो चुकी है। लिखा गया कि तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद। अज़्म हमारा टूट चुका है, आली जाह की शान बाकी है, और यकीन का मरकज तो सरहद पार जा चुका है। लिखा गया, पाक सरजमीन का निजाम, कुव्वते अखुवते अवाम। निजाम जिनके हाथ में है वो उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकारी हैं, और जिनके पास होना चाहिए वो निजामुद्दीन बनने से आ रही हैं। कुव्वत पहुंचाने वाले सारे हकीम जमीन दरगोर हो गए। अखुवत के बीज को सैराब करने वाले माली जाने किन बागों की रखवाली करने लगे, और अवाम वो तो हमें कोई सिरे से मानने से तैयार नहीं। लिखा गया, कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद, मंजले मुराद। दुनिया में रेवड़ को कौम बनाए जाने पर कुव्वतें खर्च होती रहीं, और हमने कौम को रेवड़ बनाने में अपने दिमाग खर्च कर डाले। मुल्क पे कब्जा करके अपनी सल्तनतों को तूल दिया जाता रहा, और अवाम के चेहरे मुरझाए रहे, और सुल्तानों के चेहरों पर पाइंदगी और शादाबियां जगमगाने लगीं। लिखा गया कि परचमे सिताराओ हेलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जुमाने माजी शाने हाल, जाने इस्तिकबाल। वो परचम जिसमें मरने के बाद लिपटने की ख्वाहिश है। रहबर की अपनी तरक्की हो गई उसके कमाल की बदौलत, और तर्जुमान माजी की रोटियों की कीमत बताकर अपनी शान का हाल बयान करते रहे, और हमारी जाने उनके बाहर से वापस आने के लिए इस्तिकबाल के तौर पर तैयार है। और लिखा गया कि सायाए खुदाए जुलजलाल, और जुलजलाल के साये से ही इस वक्त उम्मीद बाकी है कि किसी रोज तो बुलंद होती चीखों की बजाय शहरक के करीब से सिसकियों की सुनवाई होगी, और किसी की रस्सी खींच ली जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या है कि गुजरांवाला में एक दर्दनाक वाकया पेश आता है जिसको मैं पहले भी बयान कर चुका हूं। वो वाकया ये था कि 30,000 से ज्यादा बिजली का बिल आने के बाद दो भाई आपस में झगड़ते हैं कि कौन उस बिल की अदायगी करेगा, और झगड़ा इस हद तक तवालत इख्तियार करता है कि दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़े गली के अंदर आ जाते हैं। सीसीटीवी कैमरों में मनाजिर महफूज होते हैं कि बड़ी बहन बचाने के लिए, बीच बचाव के लिए मैदान में उतरती है। मां पास खड़ी है और मां के सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, और दोनों को वो ये कहती है कि ना लड़ो। और इसी असना में जो छोटा भाई है वो बड़े की गर्दन के ऊपर छुरी से वार करता है। एक वार करता है, बहन पीछे धकेलती है, मां बीच में उतरती है। उसे कहा जाता है कि पीछे रहे। वो जिसके ऊपर वार होता है वो अपनी जबान से कोई अल्फाज अदा करता है, वो वापस फिर लपकता है उसकी तरफ, और फिर एक दूसरा वार उसके ऊपर कर देता है। घर के बाहर सीढ़ियों के ऊपर वो उस वक्त तक बैठा रहता है जब तक उसके जिस्म का खून तक नहीं बह जाता, और जब तक उसकी जान जो है वो खत्म नहीं हो जाती। और छोटे को वहां से भगाने के लिए मां कहती है कि भाग जा, आंखों से दूर हो जा, चला जा। और उसके बाद जो दुहाइयां दी जाती हैं, अहले इलाका जो दुहाइयां देते हैं, वो लवाहिकीन जो दुहाइयां देते हैं, वो छोटे को दुहाइयां नहीं देते। वो छोटे के खिलाफ नहीं बोलते, वो हुकूमत वक्त के खिलाफ बोलते हैं, हुक्मरान के खिलाफ बोलते हैं कि जिन्होंने इस अजाब को उनके सर के ऊपर मुसल्लत किया था, जिन्होंने बिजली के ये बिल भेजे, जिन्होंने इतनी भारी तादाद के अंदर भेजे कि अवाम के ऊपर उसकी सकत तक इस वक्त मौजूद नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सकें। किस तरीके से मुल्क को चलाएंगे? अभी आप ये कहते हैं कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुश्किल दौर से गुजरेगा तो सिर्फ भुगतना अवाम ने है, अवाम उसका बोझ बर्दाश्त करेंगे। दूसरी तरफ आप स्पीकर के लिए 10 करोड़ की गाड़ी की डिमांड करते हैं,
3 करोड़ के 2 वीगो डाले उनके लिए मंगवाने की बातें की जाती हैं। डेप्यूटी स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली के लिए गाड़ियां मंगवाने की मंजूरी दी जाती है। उसके साथ साथ आप साउथ पंजाब के 30 प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं। किस वजह से? कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू हुए थे, जिसपे 70% काम मुकम्मल कर लिया गया था, लेकिन उन्हें नाकिस करार दिया जाता है, उसे वक्त की जरूरत करार नहीं दिया जाता और उनको बंद कर दिया जाता है सिर्फ इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू हुए थे। वो जो 70% उसके ऊपर काम मुकम्मल हो गया, 30% सिर्फ बाकी है, उसमें वक्त की तवालत दिखाई जाएगी। वो तवक्कुफ जो है उसी ढांचे को खराब कर देगा। मुस्तकबिल में फिर कोई आएगा, फिर उसी काम को शुरू करने के लिए पैसा खर्च किया जाएगा और तबाह हाल जो दीवारें होंगी उसकी फिर से तज़ीनो आराइश के लिए नए बजट मंजूर किए जाएंगे। फिर डॉलर का नया रेट लगाया जाएगा, फिर सोचा जाएगा कि इसके ऊपर सीमेंट के कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, ईंटों की अब जरूरत कितने पैसों की है, इसकी फिनिशिंग जो माजी में बननी थी उसका एस्टिमेट कुछ और था और अब हाल के औकात में कुछ और है, और फिर नया तखमीना लगा के उसी का बोझ अवाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब अवाम को तो दर्स देते हैं कि तुम बोझ को बर्दाश्त करो, मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त से गुजरना है, लेकिन हमारे अपने अमाल क्या है, हमारे अपने इक़दाम क्या है, हमारी अपनी शाह खर्चियां क्या हैं कि एमिरेट्स के अंदर 269 तैयारे हैं उनके, और 269 तैयारों के लिए 62,356 अफराद पे मुश्तमिल अमला है। 62,356 अफराद पे मुश्तमिल। और हमारे यहां पे कितने तैयारे हैं? 29 तैयारे। हमारे लिए 14,500 अफराद का अमला है। एमिरेट्स जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस के अंदर शुमार की जाती है, उसके एक एयरक्राफ्ट की निगहबानी के लिए 231 अफराद उसके ऊपर मामूर किए गए हैं, जो अमला है सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का। और हमारे 29 तैयारे जो ये समझते हैं कि हम एमिरेट्स से भी बहुत अच्छे तैयारे हैं, इसकी देखभाल जो है वो उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, ये बड़े हसास नौइयत के हैं, इसकी पॉलिश होनी चाहिए, यहां पे तमाम तर फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, और हम दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में खुद को शुमार करते हुए अपने एक एक तैयारे के लिए 500 अफराद का अमला हमने मुख्तस किया हुआ है। ये हमारी शाह खर्चियां, जो अवाम को अजाब जिसका भुगतना पड़ता है। लेकिन आप ये तो कहते हैं आपके अपने इदारे, हम नहीं कहते, ये इल्जाम नहीं लगा रहे। कल को हतके इज्जत कानून के तहत ट्रायल का आगाज कीजिएगा और कोर्ट में भेज दीजिएगा। हम नहीं कहते, आपके अपने इदारे कहते हैं कि मुल्क को चलाने के लिए, हुकूमत को चलाने के लिए विफाक को रोजाना की बुनियाद के ऊपर 30 अरब रुपए का कर्ज दरकार होगा। यह आपके अपने इदारे कह रहे हैं। 30 अरब रुपए का आपको कर्जा दरकार है रोजाना की बुनियाद के ऊपर, कि जिसको आप 10 दिनों पे ले जाएं तो 300 अरब रुपया आपको दरकार होगा, और आप अगर उसे पूरे महीने पे ले जाएं तो 900 अरब रुपए का कर्जा आपको दरकार है एक महीने के लिए, और ये अगले 3 साल आपको दरकार रहेगा। 3 सालों में डॉलर की कीमत जाने कहां रहती है कहां नहीं रहती, आपके अखराजात कितने बढ़ जाते हैं, ये उसके बाद की बात है। 900 अरब रुपया फी महीना अगले 3 साल के लिए आपको दरकार, आपको ये मालूम है। लेकिन इस सब के बावजूद आप अवाम के ऊपर बोझ डालेंगे। ऐवान सदर की तज़ीनो आराइश के लिए 88 करोड़ रुपया भी मुख्तस होता रहे। आप अवाम के ऊपर बोझ डालते रहेंगे, आप उनके लिए तेल की कीमतें बढ़ाते रहेंगे, आप आईपीपीज को कैपेसिटी चार्जेस देते रहेंगे, आप अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ बढ़ाते रहेंगे, लेकिन पंजाब हाउस की तज़ीनो आराइश के लिए 89 करोड़ रुपया मंजूर होता रहेगा। आप अवाम को तो कहते हैं कि आपको मुश्किल वक्त से गुजरना है, यह सारा मलबा पिछली हुकूमतें डाल के गई हैं, अवाम को रिलीफ नहीं देना, लेकिन आप 10 टेलीकॉम कंपनीज को 42 अरब रुपए का रिलीफ देने पर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो तगड़े। आपके खिलाफ अगर अवाम उठे तो उसको दबा लिया जाएगा, लेकिन अगर आपके खिलाफ ऑयल कंपनीज उठेंगी, एहतजाज करेंगी, मुल्क भर में अपने पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दी जाएगी, तो आप उनको रिलीफ देने के लिए वफाकी हुकूमत के तसल्लुत से निकाल देंगे कि यह फैसला मार्केट करेगी कि तेल की कीमत क्या होनी चाहिए। अवाम आपके सामने या उठ नहीं पा रहे, या आपको यह लगता है कि ये उठने की सकत ही नहीं रखते, इनके ऊपर दबाव ही इतना डाल दिया गया है कि नीचे ही सिसकियां लेते रहेंगे, और यूं ही
ان کا وقت آخر آ چکا ہے. کب تک ایسی فضا میں سانس لیں گے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا. ہمارے دل بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ دل دل پاکستان گائیں. لیکن وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ بات چلتی ہے کہ اب کی بار 14 اگست پہ بل بل پاکستان گانا پڑے گا، تو وہ حقائق کے اوپر مبنی باتیں لگتی ہیں. کب تک اس چنگل میں پھنسائے رکھیں گے؟ کب تک؟ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.